25वीं ऑनलाइन सर्विस का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सहूलियत प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात एक 2 मिनट की लघु फिल्म के माध्यम से आईटी क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि से कि वे अपने कर कमलों द्वारा 225वीं ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ करें। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के वजह से एम्पावरमेंट भी हुआ है, सशक्तिकरण होने के साथ साथ सकारात्मक परिवर्तन भी हमारे जीवन के अंदर आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में यूपी प्रशासन जनता को सभी नागरिक सेवाएं बिना किसी रुकावट और मुश्किल के उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत अभी तक लगभग 225 सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और आम जनता सुविधापूर्वक और सहूलियत से इसका लाभ उठा रही है। जम्मू कश्मीर RAS यानी रैपिड असेसमेंट सिस्टम के तहत सेवाओं के डिजिटल फीडबैक का एकीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। DARPG यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मूल्यांकन में नेस्टा अर्थात नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रेटिंग में जम्मू और कश्मीर को राज्य पोर्टल और ई सेवाओं के वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ई ऑफिस के व्यापक प्रयोग से आज 300 से अधिक दफ्तरों में 96% फाइल ई ऑफिस से निपटाई जा रही है और 400 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च बचता है। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां MyGov इंस्टेंस शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों के जीवन में सुगमता, सुलभता और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डिजिटल जेके, उन्नत जेके। जनमानस के जीवन में भूमि एवं कृषि का सर्वाधिक महत्व है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सहूलियत के लिए तथा राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जम्मू कश्मीर में आपकी जमीन आपकी निगरानी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 7.5 करोड़ भूमि दस्तावेजों को स्कैन कर पोर्टल पर डाला गया। मान्यवर, हम ये बताते हुए बेहद हर्ष महसूस हो रहा है कि अब तक इस पोर्टल पर 29 लाख से ज्यादा लोग इन दस्तावेजों को देख चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए त्रिभाषी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में लैंड पासबुक का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रथम कॉपी निःशुल्क दी जाती है। मान्यवर, अब हम डिजिटाइज किए हुए गांवों की जमाबंदी का डाटा इस पोर्टल पर न केवल उर्दू अपितु देश की 22 मुख्य भाषाओं में भी देख सकते हैं। अब तक हम 5500 गांव डिजिटाइज कर चुके हैं। आज हम 55वें गांव में लैंड पासबुक का ऑनलाइन जनरेशन कार्य का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा 55वें गांव में लैंड पासबुक बनाने के कार्य का शुभारंभ करें। पिछड़े एवं गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता एवं गौरव प्रदान करना जम्मू कश्मीर सरकार का प्रथम लक्ष्य है। मान्यवर, 2019 में पहली रिव्यू मीटिंग में आपके निर्देश थे कि जम्मू कश्मीर में पेंशन एवं कल्याण योजना को परिपूर्ण यानी सैचुरेट किया जाए। हम आपको सहर्ष बताना चाहेंगे कि आज जम्मू कश्मीर 21 व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं को परिपूर्ण कर चुका है। अगर हम केवल पेंशन की बात करें तो 2019 में 5,86,000 वृद्धावस्था विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी थे, जो आज बढ़कर
10,60,000 हो गए हैं। अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाकर आखिरी आवेदन पत्र जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के दिशा निर्देशों से हमने पुलिस बल के लिए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रारंभ किए हैं। इसी श्रृंखला में 99.77 करोड़ की लागत से IRP बटालियन मुख्यालय उधमपुर एवं सीमा बटालियन नौशहरा का काम आरंभ होने जा रहा है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अब हमारा सादर अनुरोध है कि वे बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास करें। जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति राष्ट्र की सबसे आकर्षक नीति है। 55,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं और 2.5 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की आशा है। इसी श्रृंखला में 222 करोड़ की लागत से जय बेवरेज परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास सच होने जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि वे कृपया बटन दबाकर इसका शिलान्यास करें। 167 करोड़ की लागत से पेयजल प्रदान करने के लिए जम्मू संभाग में 41 जल जीवन परियोजनाओं का शिलान्यास अब माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ₹33 करोड़ की लागत से आवास और शहरी विकास विभाग ने 14 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। अब हमारा सादर अनुरोध है माननीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से कि वे कृपया इन परियोजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन करें। लोक निर्माण विभाग ने 48 सड़कें, 8 पुल और 2 भवनों का निर्माण कार्य संपन्न कर लिया है। माननीय मुख्य अतिथि अब हमारा आपसे आग्रह है कि वे इन 233 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हुई 58 परियोजनाओं का उद्घाटन करें। लोक निर्माण विभाग ने 1112 करोड़ की लागत से 920 किलोमीटर लंबाई की 128 सड़कें बनाने का निश्चय किया है। माननीय मुख्य अतिथि जी अब हमारा आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों द्वारा 128 सड़कों की परियोजनाओं का शिलान्यास करें। बिजली विभाग जम्मू कश्मीर में जनता को स्थायी एवं प्रतिबद्ध पावर सप्लाई देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में 35.50 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाएं तैयार हो चुकी हैं और 36 करोड़ की लागत से 10 अन्य परियोजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव है। माननीय मुख्य अतिथि जी, अब हमारा आपसे अनुरोध है कि आप तैयार हो चुकी 10 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 10 प्रस्तावित परियोजनाओं का कृपया शिलान्यास करें। पिछले अनेक वर्षों में जम्मू कश्मीर में सहकारी समितियां मानो छिन्न भिन्न हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के दिशा निर्देश में सहकारी समितियों में अब नए प्राण फूके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष में 1000 नई सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अब हमारा सादर अनुरोध है कि वे इन 1000 समितियों का शुभारंभ करें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला सुशासन सूचकांक का पहला संस्करण 22 जनवरी 2022 को माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से अनावरण किया गया। जम्मू कश्मीर ऐसा व्यापक जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। DGGI का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लोगों की भलाई के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर मापा जाना है।
जम्मू कश्मीर ने अब जिला सुशासन सूचकांक DGGI का दूसरा संस्करण वर्ष 2021-22 तैयार किया है। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि वे DGGI 2.0 की वार्षिक पुस्तिका का विमोचन करें। धन्यवाद। अब हमारा विनम्र निवेदन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को संबोधित करें। भारत सरकार के सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मोटे तौर पर लगभग 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अभी आपके सम्मुख जम्मू के चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। एक एक परियोजना के विस्तार में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, आप सबने देखा है, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं अवश्य करना चाहता हूं। ये भूमि सुधार के जो कानून है, मैं समझता हूं कि एक क्रांतिकारी कदम है। और कई बार मैं कहता हूं कि अगर महाभारत काल में जमीनों के दस्तावेज ठीक रहे होते तो 5 गांव के लिए महाभारत नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण उस समय फैसला कर दिए होते। जम्मू कश्मीर भी अनेक महाभारत जम्मू कश्मीर में इसी जमीन के विवाद के कारण होता था। अब ये 3 भाषाओं में लगभग 85% लोग काम हमने पूरा कर लिया है, बाकी अक्टूबर तक 100% काम पूरा हो जाएगा। तो सबको अपनी जमीन के दस्तावेज हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में मिल जाएंगे। एक श्रीलाल शुक्ल हिंदी के बड़े प्रख्यात साहित्यकार हुए, एक उनका उपन्यास है राज दरबारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। आप में से कुछ लोग समझते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका पैर खराब था। तो उसका एक पैर खराब था, अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए वो इतना तहसीलदार और पटवारी के ऑफिस में गया, लगा कि दूसरा पैर भी उसका खराब हो जाएगा, अंततः उसको कागज नहीं मिला। अनेक संशोधन हम लोगों ने लैंड लॉज में अनेक चेंजेस किए हैं। जैसे एक यहाँ कानून था कि ऑर्चर्ड माने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए, वो बदल दिया गया, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जमीन वाला किसान जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसको भी बदल दिया गया, क्योंकि सरकार की मान्यता है और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सबसे गरीब है उसकी मदद में सरकार और प्रशासन को सबसे पहले आना चाहिए। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हुई हैं, अब आप सबको ध्यान में होगा कि 2002 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ इस देश में हुआ था। 1000 आबादी के गांव या उससे ऊपर की आबादी के गांव प्रथम चरण में जोड़े जाने थे। जब देश में ये मानक 1000 का था, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली स्टेट जिन्हें कहते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें आबादी का मानक 500 था। जब सेकेंड फेज शुरू हुआ, दूसरा चरण, तो देश भर के लिए आबादी का मानक 500 था, तो हिली स्टेट्स के लिए 250 था। देश भर में ये योजना मार्च में बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के ढेर सारे गांव बच गए
जो सड़क से नहीं जुड़े थे, जिनकी आबादी 250 से ज्यादा थी। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिनके हस्तक्षेप के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक फैसला किया भारत सरकार ने कि जम्मू कश्मीर के भी जितने 250 के आबादी के गांव हैं उन्हें सड़क से जोड़ा जाएगा। PMGSY के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें आज कई सड़कें आपके सम्मुख, किसी का उद्घाटन हुआ है, किसी का शिलान्यास। बिजली का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। पिछले 2 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हो, भारी मात्रा में हमने वृद्धि की है। क्योंकि कार्यक्रम जम्मू में, इसलिए जम्मू का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यहाँ का जो मदर फीडर है गलगनी, 15 साल से जहां से पूरे जम्मू रीजन को बिजली सप्लाई होती थी, वहां का ट्रांसफार्मर जल गया था और 15 साल से वो नहीं बदल सका। अनेक ऐसे काम हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष में पूरे किए हैं, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि जम्मू में पर्याप्त मात्रा में बिजली हम दे रहे हैं। एक दूसरा तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी एमनेस्टी स्कीम हम लोगों ने शुरू की है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि काफी विशद चर्चा के बाद 12 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट देना है। सरचार्ज, इंटरेस्ट पूरा सरकार ने माफ कर दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आवश्यक है कि अगर बिजली चाहिए, सेवाएं चाहिए, तो हमें भुगतान करने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगल बगल के जो भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में मिलती है। बावजूद इसके जो लोग समर्थ हैं, वो अगर बिजली का भुगतान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे आग्रह, सभागार में सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, जो गरीब आदमी है मुझे समझ में आता है कि उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे, लेकिन जो लोग समर्थ हैं वो भी बिजली का बिल न दें और बिजली चाहिए, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। जल जीवन मिशन में अभी कई परियोजनाओं का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। आप सबको मालूम है कि पहले ही जितने स्कूल हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, इन सबको पहले ही हम लोगों ने 100% सैचुरेट कर दिया है। अब इस साल लक्ष्य हमने रखा है कि हर घर नल में, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे। एक बात बार बार हम लोग कह रहे हैं, जिस पर बल देते हैं गृह मंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, कि करप्शन फ्री गवर्नेंस कैसे होगी। इसलिए ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आज 225 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे उचित माध्यम टेक्नोलॉजी होगी। जहां आदमी का इन्वॉल्वमेंट है वहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य आदमी की जो जरूरतें हैं, सामान्य आदमी की जो सर्विसेज हैं, वो अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आप सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मेहता जी ने काफी विस्तार से बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में एक जो लक्ष्य हम सबने रखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री जी के निर्देशन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर कई क्षेत्रों में एक अपना स्थान बना चुका है और आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन। हमारा मानक केवल एक, क्योंकि अभी जो रैस की बात हुई है, रैपिड असेसमेंट सिस्टम की, हमारा की अप्रूवल रेटिंग हमारी 80% और ये सामान्य बात नहीं है। और ईमानदारी से हम फीडबैक लेते हैं लोगों से। लोग अगर ये फीडबैक देते हैं कि ये सर्विस खराब है, तो मुझे लगता है कि हमें अवसर मिलता है सुधार करने का। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से जो पत्रकार साथी हैं, आपको जिन सर्विसेज में आपको लगता है कि सर्विस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, तो निसंकोच आप बताइए। हम सदैव तैयार हैं। सुधार की गुंजाइश हर समय होती है, कोई भी पूर्ण नहीं होता है, पूर्णांक कहीं नहीं होता है। मैं इतना ही निवेदन करके पुनः एक बार आप सबकी ओर से माननीय गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। साथियों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं और आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हमारा सादर अनुरोध है कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें और हमारा मार्गदर्शन करें।
मीडिया के लोग जरा सेट करके बैठ जाए, मैं यहीं रहकर खड़ा रह बोलने वाला हूं, तो पीछे सब लोग दिखाई पड़े जरा। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के सम्माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, सलाहकार उपराज्यपाल श्री राजीव राय भटनागर जी, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप भी बैठ जाइए भैया। आज सुबह से जम्मू क्षेत्र के दौरे पर मैं हूं। शुरुआत मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, नवरात्रि के अंतिम दिन यहां आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में आया हूं। और जम्मू ये मंदिरों का शहर है और आज दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी के मंदिर से हुई है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, अभी अभी ही कई सालों से जम्मू क्षेत्र के लोग एक बात की मांग करते थे कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू और कश्मीर में छुट्टी रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मैं श्री मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये शुभ कार्य की शुरुआत अभी ही 23 सितंबर से शुरू किया है, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये दो व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज
लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था, क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर में। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेंगी। एक महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। ये परिस्थिति में जो बदलाव है, वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए। 263 परियोजनाएं और करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन है। पहले जमाने में एक साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का होगा। ये जो अंतर है, वो अंतर यहां शांति प्रस्थापित हुई है, यहां भारत के साथ जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा है, इसके कारण ये अंतर आया है। मैं आज जो लोग संसद के अंदर जब धारा 370 का मैं बिल लेकर गया, भाषण कर रहे थे, इससे क्या होने वाला है, मैं उनको कहने आया हूं 27 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज माफ हो गया है ये धारा 370 के। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उनके अधिकार मिले और 58% स्कूलें और आंगनवाड़ी तो सबकी सब, मगर 58% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये पहाड़ी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया। और हमें भरोसा है, अभी कहा एलजी साहब ने, इसको 100% जल्दी ही कर। और मित्रों, ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के घर में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। इसलिए मैं मुखर कर कहना चाहता हूं। मित्रों, शहरी विकास विभाग की लगभग 14 परियोजनाएं 33 करोड़ रुपए की, ढेर सारा लगभग 402 करोड़ रुपए का 48 सड़कों का निर्माण हुआ है। 168 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन, जो मैंने कहा हर घर को जल पहुंचाना, 41 योजनाएं शुरू हुई है। 1112 करोड़ से जम्मू के हर गांव को रोड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रकार की
ढेर सारे काम हुए। इसके साथ साथ ई पासपोर्ट, मैं आश्चर्यचकित हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, किसी को 10 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी प्रशासन की उपलब्धि है और तीनों भाषा में उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। पीएमजय के कार्ड लगभग 77 लाख कार्ड आज देने का काम समाप्त हो गया है। 225वीं सेवा को ऑनलाइन जारी करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। लगभग सौभाग्य के तहत 8,57,00,000 घर ऐसे हैं, आप कल्पना कर सकते थे 8,57,000 घरों में आजादी के 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची थी। पहली बार एक छोटा सा लट्टू भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिसाब मांगना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने ये 3 परिवारों से, जिन्होंने 75 साल शासन किया, क्या किया। आपके बच्चे तो पढ़े इंग्लैंड में, जम्मू कश्मीर के बच्चों का क्या हुआ। 42,000 लोग बलि चढ़ गए, कौन जिम्मेदार है। ये 3 परिवारों का हिसाब मांगने का समय जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 4,38,000 छात्रों को यहां वजीफा देने का काम हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रों को पहले वजीफा नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। लगभग 8,000 पहले गत साल था, 8,000 से छलांग लगाकर 23,000 तक पहुंचा है। करीब 5 लाख छात्र वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई की। मैं इसलिए बताता हूं कि जो कहते थे कि 370 जाने से क्या हुआ, ये इसका जवाब है। 1,000 नई पैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना बहुत बड़ी बात है। और जब पैक्स बनता है तब किसान का भला ही होता है। पैक्स बनता है, सरलता से ऋण मिलता है। पैक्स बनता है, भंडारण की व्यवस्था होती है। पैक्स बनता है, मार्केटिंग की व्यवस्था होती है और किसान के उपज को अच्छा रेट मिलता है। 1,000 पैक्स जम्मू कश्मीर जैसे नए छोटे राज्य में बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4500 से ज्यादा यूथ क्लबों को बनाने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि जो विकास करना चाहते हैं वो सिर्फ विकास में श्रद्धा रखते हैं, और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको विकास से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए 370 की आड़ में आज तक, मोदी जी आने तक, यहां एंटी करप्शन ब्यूरो ही नहीं था। फारूक साहब मुझे मिल गए एक जगह पे, मैंने बोला जनाब एक बताइए एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा धारा 370 थी। वो ठीक है, मैंने बोला मगर जम्मू कश्मीर असेंबली तो बना सकती थी। साथ में एक पत्रकार खड़ा कर दे, अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा भैया, काहे को पूछ रहे हो। तब जाकर मुझे रहस्य मालूम पड़ा, तब तक तो मैं सोच ही नहीं सकता था। एंटी करप्शन ब्यूरो ही 73 साल तक इस राज्य में नहीं रहा। जिसको करप्शन करना है वो करो, कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, कानून ही नहीं। अब इस प्रकार से शासन चलाया जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की बात करते, कश्मीरियत की बात करते। पहली बार मोदी जी ने कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इसको यहां प्रस्तापित भाषाओं की, शासन की भाषाओं की मान्यता देने का काम किया। जो कश्मीरियत की बात करते हैं उनको मैं बताऊंगा, आपने अब तक नहीं किया, क्योंकि आपके मन में डर था कि भाषाओं में अगर शासन चलेगा तो लोग पढ़ लेंगे तो पूछेंगे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी में चलता रहे। मगर मित्रों, भाषा प्रशासन की अगर स्थानीय होती है तो प्रशासन जवाबदेह बनता है। लोग जब प्रशासन को समझते हैं तो 5 सवाल पूछते हैं, जो भी बैठा है उसको पूछे, तो उनका अधिकार है जमहूरियत के अंदर, और ये अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, मन से बताना, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं,
पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया था। अब दिखाई पड़ता है कुछ? जरा जोर से तो बोलो, क्यों भाई, अब क्यों नहीं होता है? मोदी सरकार है, करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है अभी कुछ नहीं होता सर। ना जुलूस निकल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। हमने सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा की जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है और आतंकवाद के पर जीरो टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट है। सरेंडर होता है, माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते तो पुलिस भी गोली चलाती है। किसी को पूछने नहीं जाना है। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं, मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गोली ही चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों, आतंकवादी घटनाओं लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी उनको राज नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता, अब क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपने देना चाहिए। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया। मित्रों, 50 लाख यात्री सिर्फ जम्मू में आए। जनवरी से लेकर सारे रिकॉर्ड टूट गए। घाटी में भी 6 लाख का रिकॉर्ड था, आज 6 लाख की जगह 22 लाख लोग घाटी में पहुंचे। क्या ये टूरिज्म से घाटी के युवा का भला नहीं होगा, जम्मू के युवा का भला नहीं होगा? रोजगारी तो यहां के युवा को ही मिलेगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वंचितों को अधिकार देने का काम किया है। डोमिसाइल कानूनों में बदलाव लेकर हमने काफी लोगों को अन्याय जो होता था उसमें उनको मदद करने का काम किया है। प्रवासी और शरणार्थियों का पुनर्वसन का भी काम किया है और लगभग 5300 परिवार को 5 लाख तक की 5.5 लाख तक की सहायता भी नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। जहां तक जम्मू का सवाल है, ढेर सारे विकास के काम हुए मित्रों, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता। लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं का प्लानिंग हुआ है। लगभग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में 4,287 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट गति में है। कार कीरू का प्रोजेक्ट गति में है। कार
4600 करोड़ की लागत से चल रहा है। शाहपुर कुंडी 2793 करोड़ की लागत से होगा और 11908 करोड़ का ऊंच बिजली का योजना भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, इतना सारा विकास का काम पहले किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और औद्योगिक विकास के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक मैं आज 2020 से 22 तक की बात करता हूं, 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आज ही मेरे हाथ से कोई कारखाने का उद्घाटन कराया। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे नीट भी आया है और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ विकास कर जम्मू कश्मीर को पूरे देश में विकास की दौड़ पर नंबर 1 का राज्य भी बना। और यह हमारा कमिटमेंट, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। मित्रों, ढेर सारा काम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि सरकार ने जो कुछ किया है उसको खुली आंख से जरा देखिएगा, क्योंकि आप खुली आंख से देखकर सरकार के काम के लिए अपना मत बनाओगे तो आने वाली जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां फिर से ये 3 परिवारों के शासन में नहीं फंसेगी। ठीक है मेरी बात या नहीं है? तो आंख और कान खुले रखकर देखिए और योग्य निर्णय करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर।